हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। जैसे कि आपको पता है कि 10th और 12th की एग्ज़ाम 3 मार्च 2022 को लगने की है। अभी डेट का भी डिसाइड अभी हो नहीं पा रहा है, शायद अपनी एग्ज़ाम आगे भी खिसक सकती है, लेकिन अभी हम 3 मार्च 2022 की डेट को लेकर इस प्रश्न पत्र या हमारी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हम करेंगे। उसी को लेते हुए मैंने भूगोल का एक नमूना बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र तैयार किया और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस तरीके का पेपर आपके सामने आएगा और दूसरी चीज़ ये कि हमें किस तरीके से प्रश्न पत्र को हल करना है। सबसे पहली चीज़, हमारा जो समय होता है इस समय का ध्यान में रखना है कि हमें 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। इसके अंदर प्रश्न पत्र में हमें पूर्णांक जो मिलेंगे वो 56 नंबर का पूर्णांक होगा। इसमें सामान्य निर्देश दिए हुए हैं जिसमें हमें बहुत ध्यान देने की बात होती है। पहली चीज़, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखे, मतलब जो हमें प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर रोल नंबर जरूर लिखे। नामांकन का मतलब होता है रोल नंबर। दूसरा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, जैसे कि कई बच्चों के साथ में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके साथ में भी ये समस्या होती है कि वो प्रश्न पत्र के अंदर क्वेश्चन आंसर छोड़ देते हैं। उसका कारण ये होता है कि हम एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं। वैसा नहीं करना है, हर क्वेश्चन को हर जो टाइम जो मिनट्स है वो डिसाइड करके करना है कि आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास समय रहे। तो प्रश्न जो है सभी के लिए अनिवार्य है, सारे क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे आता है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में से लिखे, मतलब जो भी उत्तर आप लिखोगे वो हमारी पुस्तिका जो हमारी किताब है उससे होना चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप अपनी इच्छा से बनाकर भी लिख सकते हैं। चौथे नंबर का निर्देश है दिए प्रश्नों में आंतरिक खंड है और उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें, मतलब कई ऐसे खंड होंगे जिसके अंदर कई सारे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर जो है उनको एक साथ ही लिखें। जैसे कि खंड ए में हम देखेंगे इस चीज़ को, जिसमें 9 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और इन 9 क्वेश्चन के आंसर आपको एक जगह लिखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि खंड ए की बात करते हैं। देखिए, खंड जो ए है इसमें आपके कुल 9 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा टोटल, मतलब ये जो ए खंड है ये 9 नंबर का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन होंगे और उसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है रेड जेल ने। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? तो आर्थिक कारक से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन आएगा अपना सी, औद्योगिकरण। तीसरे नंबर का आता है अपना निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? तो भूमध्य सागरीय ये कृषि जो है खट्टेदार फसलों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खट्टेदार फसल बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अंगूर, देखिए इसके अंदर गेहूं, चावल और मक्का कोई खट्टेदार फसल नहीं है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण फसल है जो कि खट्टेदार फसल है वो कौन सी है? अंगूर है। चौथे नंबर पे आता है कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है, जो कि जिसमें देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर और सिलिका। तो इसके अंदर जो आंसर होगा अपना वो होगा बे, मैग्नीज मिलाकर इसके अंदर इस्पात तैयार किया जाता है। पांचवें नंबर पे आता है विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? तो विश्व की जो प्रथम मेगा सिटी है वो है अपनी है न्यूयॉर्क। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, न्यूयॉर्क जो है वो प्रथम मेगा सिटी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। छठे नंबर का क्वेश्चन अपना आता है कि भारत की जो प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? भारत की जो प्रथम जनगणना जो थी वो आपकी आयोजित की थी 1872 के अंदर। ठीक है, सातवें नंबर का आता है अपना भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो इसमें बी आंसर होगा 6 भागों में से वर्गीकृत किया गया है। आठवें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसमें 8वें नंबर के अंदर आंसर होगा अपना द, रबी की फसल कौन सी है? गेहूं है। 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है? अब एल्युमिनियम जो है
ये सेकंड स्टेप होता है। उससे पहले ज़मीन से क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है, और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, बॉक्साइट। तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए, 9 नंबर आपको इस ए खंड से मिलेंगे। क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो गया, ठीक है ना। तो आपको 9 प्रश्नों के जो अंक मिलेंगे वो 9 मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए खंड ए का सेकंड स्टेप आता है, वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति के अंदर आपको इसमें जो डॉट डॉट दिया हुआ है उसके अंदर आपको ये बताना है कि इसके अंदर क्या आंसर आएगा। जैसे कि पहला ही देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो 2 नोडों को जोड़ती है डॉट 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 कहलाता है। रिक्त स्थान दिया होगा, इसमें क्या आएगा, योजक, ठीक है। प्रत्येक सड़क को 2 नोड को जोड़ती है वो कहलाती है योजक, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का चावल उत्पादन में विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। तीसरे नंबर पे आता है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध संसाधन के संरक्षण से है। मतलब वो कौन सा संसाधन है जिसकी सुरक्षा के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया, तो ये संसाधन है आपका जल। चौथे नंबर पे आता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सिस्टम रिक्त स्थान में स्थित है। मतलब आपको नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो कहां पर स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में। टोटल आपके क्वेश्चन 4 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल अंक आपको 4 अंक इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपने आता है इसी खंड के अंदर जो आपका तीसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसके अंदर आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहला प्रश्न जो आता है वो है प्रतिकर्ष कारक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। देखिए प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्ष का मतलब होता है व्यक्ति का किसी स्थान से दूर जाना। अब वो कारक कौन से हो सकते हैं, वो कारक बेरोजगारी हो सकती है, रहन सहन की निम्न दशाएं हो सकती है, और यही कारक होता है व्यक्ति जब किसी स्थान को छोड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आता है, विवृत खनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है। अब क्यों है, क्योंकि विवृत खनन में एक तो सुरक्षात्मक जो पूर्व उपाय होते हैं वो किए जाते हैं, दूसरा उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है, और उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। तो इस वजह से हम विवृत खनन खनिजों के का खनन का सबसे सस्ता तरीका माना जाता है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही जो आपका ए खंड का है, तीसरा क्वेश्चन अपने सामने आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। अब सार्वजनिक और निजी क्या होते हैं, सार्वजनिक मतलब जिसके ऊपर सरकार का अधिकार हो, और निजी मतलब किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व या अधिकार हो या निवेशक हो। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के निवेशक के पास होता है, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार होता है। चौथे नंबर पे आता है अपना, विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर होगा, जो आम जनता होती है उस आम जनता तक सूचना और संचार तकनीकी की पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब हर व्यक्ति के पास में सूचना संचार तकनीकी होनी चाहिए, यही विकासशील देशों में अंकीय विभाजक की स्थिति को प्रदर्शित करता है। या हम ये सुझाव दे सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास में सूचना और संचार पहुंचना चाहिए। तो टोटल आपका ये ए खंड कंप्लीट होता है, और जो ए खंड जो टोटल जो है, देखो इसमें पहला ऑप्शन जो है बहुविकल्प का वो 9 नंबर का हो गया, और दूसरा रिक्त स्थान का हो गया वो 4 नंबर का हो गया, और अति लघुरात्मक जो है वो 4 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से अपना ए खंड आपका कंप्लीट होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे खंड ब की। देखिए खंड ब की बात करें, इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे वो अपने होंगे 12, ठीक है। एक प्रश्न जो है वो 1.5 का होगा, ठीक है, 1.5 नंबर का होगा, और इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन के जो पूर्णांक होंगे वो कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक है। लघुतरात्मक प्रश्न, अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है चौथे नंबर का,
वो है संभववाद को स्पष्ट कीजिए। अब संभववाद क्या होता है? संभववाद जो कि मानव और पर्यावरण संबंधों के परिणात्मक स्वरूप विकसित हुई अवधारणा संभववाद कहलाती है, और जिसका प्रतिपादन जो है वो फ्रांसीसी विद्वान पाल विडाल डी ला ब्लास ने किया था। इस अवधारणा में प्रकृति प्रदत्त जो अवसरों का प्रयोग मानवीय कल्याण हेतु किया जाता है, जिसके अंदर पृथ्वी पर मानवीय कार्यों की छाप पड़ती है। यह विचारधारा जो है वो प्रकृति की तुलना में मानव को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। कुल मिला के बात यह है, वो कार्य जो अब तक नहीं हुआ उसे संभववाद के जरिए किया गया। मतलब संभववाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें मानव जो है वो प्रकृति के साथ में संबंध स्थापित करके और वो प्रकृति के नियमों की पालना करके अपना विकास करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में व्यक्ति नहीं पहुंचा, पहले कभी आसमान में वो उड़ा नहीं, लेकिन प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करके वो आज आसमान में उड़ता भी है और अंतरिक्ष में नए नए ग्रह का पता भी लगाता है। तो ये संभववाद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का महत्व बताइए। देखिए, नवनिश्चयवाद जो है वो एक विचारधारा है और इसमें हमें जो क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति जो होती है वो प्रकृति का सहयोग प्राप्त करके उनके द्वारा निर्धारित जो सीमाओं होती है उनको बिना तोड़े प्रकृति के नियमों की पालना करके, उसके नियमों को बिना तोड़े व्यक्ति जब अपना विकास करता है या प्रकृति के साथ में एक सामंजस्य स्थापित करता है तो उस कंडीशन को हम नवनिश्चयवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगर किताबी लैंग्वेज में अगर अपन लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि नवनिश्चयवाद विचारधारा यह बताती है कि हमें प्रकृति का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए और मानव को विकास की योजनाएं क्रियान्वित करते समय प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका नवनिश्चयवाद का महत्व कहलाता है। इसके बाद में आता है मानव बस्ती की परिभाषा बताइए। देखिए, मानव बस्ती क्या होती है? मानव बस्ती एक ऐसा स्थान, एक ऐसा क्षेत्र जो कि बस्ती के रूप में होता है और वातावरण से मानव का संबंध को दर्शाता है। एक ऐसा स्थान जो कि स्थायी रूप से बसा हुआ है, मानव बस्ती कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी प्रकार व आकार का घर या समूह मानव के निवास से संबंधित होता है या मानव बस्ती कहलाती है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन पूरे हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के कोई 3 उपाय सुझाइए। अब देखो, ग्रामीण बस्ती की क्या समस्याएं हो सकती है, ये भी आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का। देखिए, इसमें समस्याएं बहुत है। ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति जो है वो नहीं होती है, तो उसको पूरी करनी चाहिए, सुझाव है ये। दूसरा, शौच घर जो होता है या कूड़ा कचरा निस्तारण की जो सुविधाएं होती है वो उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा ये है कि पक्की सड़कें जो होती है एवं आधुनिक संचार के साधन जो होते हैं उसकी व्यवस्था उन गाँव में होनी चाहिए। तो ये मेरे सुझाव है, ये गाँव में अप्लाई होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। देखिए, प्रवास के 2 कारण क्या हो सकते हैं? प्रवास के 2 कारण ये है, पहला प्रतिकर्ष कारक, दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो कि लोगों को अपने निवास अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देता है, दूर चला जाता है। उसका कारण क्या है? जैसे कि रोजगार के स्रोतों का अभाव होता है या प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध जैसी स्थिति अगर किसी क्षेत्र में है तो वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ के चला जाएगा। अपकर्ष कारक क्या होते हैं? अपकर्ष कारक वो कारक होते हैं जब व्यक्ति किसी स्थान की ओर आकर्षित होता हो। उसका कारण हो सकता है जैसे काम का बेहतर अवसर मिलना, शिक्षा के बेहतर अवसर मिलना, ये बेहतर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होना, ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है जिस कारण व्यक्ति प्रवास करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अपने आता है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। देखिए, जनसंख्या घनत्व जो होता है ये होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये किलोमीटर है, जैसे 1 किलोमीटर है, 2, 3, ये किलोमीटर है आपके, ठीक है ना। अब इस 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? इस 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। अब इसमें इसका सूत्र भी है जिसमें आपको करना क्या है, जनसंख्या, ठीक है, बटा क्षेत्रफल।
अगली बात में मतलब जितनी जनसंख्या होती है उसमें क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए, आपका जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए भारत में दो, जैसे कि एक तो उपजाऊ जलोढ़ मैदान है या दूसरा है उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र एवं नागालैंड में ये गुच्छित बस्तियों को देखने को मिलती है। ये गुच्छित बस्ती के उदाहरण भी हो गए कि दो हो गए, एक तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और नागालैंड में ये गुच्छित बस्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के बात ये गुच्छित मतलब एक गुच्छे के रूप में बस्तियां रहे। अब वो कहाँ रह सकती है? वो रह सकती है जैसे कि आपके अच्छे उपजाऊ मैदान होते हैं जहाँ पे फसल अच्छी पैदा हो जाए, वहाँ पर व्यक्ति निवास करेगा अच्छी फसल के लिए, और आपके उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अपना आता है 11वें नंबर का। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थान पर नगरों का विकास क्यों किया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको मैं। देखिए अंग्रेज जो आए थे वो आए थे तटवर्तीय स्थानों से। अब तटवर्तीय स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके व्यापार के लिए वो स्थान इंपॉर्टेंट था कि भारत के अंदर वो अपने माल को आसानी से ले जा सके अंदर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उन नगरों पर पत्तनों का निर्माण किया, बंदरगाह का निर्माण किया और समुद्र के रास्ते वो अपना माल भारत के अंदर लेके आते थे। अब इसका उदाहरण है, जैसे भारत के अंदर देखा होगा सूरत है, ठीक है, दमन है, ठीक है, गोवा है, पौंडीचेरी है, ये ऐसे स्थान है जहां पर व्यापारिक पत्तन का विकास किया और ये अंग्रेजों की देन है। और उसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का क्या था? उनका उद्देश्य था कि किस तरीके से भारत के अंदर जो समुद्र के रास्ते व्यापार किया जाए। तो इसलिए नगरीय क्षेत्र जो बने थे वो तटीय स्थानों पर ही बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना आता है, साझा संपत्ति संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए साझा संपत्ति संसाधन क्या होते हैं? राज्य के स्वामित्व में सामुदायिक उपयोग की भूमिका को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, राज्यों के स्वामित्व में सामुदायिक उपयोग की भूमिका को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। अब मैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो सबका अधिकार साझा संपत्ति कहलाता है। एक ऐसा अधिकार, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वन होते हैं, अब वन सामुदायिक वन है, अब वनों पर सबका अधिकार होता है। चरागाह जहां पे पशुओं को चराया जाता है वहां पर सबका अधिकार होता है। ग्रामीण जलीय क्षेत्र सबका अधिकार होता है, सब उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल, जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि गार्डन है, उसके ऊपर सबका अधिकार होता है। इसके अलावा इनके अंदर जैसे कि इन संसाधनों से, जैसे कि हम पशुओं को चराने के लिए घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी या वन उत्पादन, जैसे कि फसल है, फल है, रेशे है, गिरी है, औषधि है, ये कहाँ से मिलते हैं? ये वनों से प्राप्त होते हैं। तो वनों के ऊपर सबका अधिकार होता है। ठीक है, तो एक तरीके से साझा संपत्ति संसाधन हो गया, सबका अधिकार, जिसमें सबका अधिकार हो साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। 13वें नंबर का क्वेश्चन आता है। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जल संभर प्रबंधन मतलब जल को सुरक्षित करने के लिए प्रबंधन कार्य। देखो धरातल और जो भूम जल होते हैं, जो धरातल के ऊपर और जमीन के अंदर जो जल होता है उसका कुशल प्रबंधन जो होता है वही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। अब इसका अर्थ यह है कि जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक भूमि, जल, पौधे, प्राणी और जल के संभर सहित मानवीय संसाधन का जो संरक्षण होता है, जिनका पुनरुत्थान कर सके, हम विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग कर सके, ये सारी चीजें जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत आती है। मतलब दिमाग से सोच समझकर हम जल का सही प्रकार से उपयोग करें, यही प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 14 नंबर का क्वेश्चन जो आता है यह आता है सुमेलित करने वाला। सुमेलित का मतलब होता है हमें जलमार्ग दिया हुआ है, विस्तार दिया हुआ है, हमें सुमेलित करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा इन तीनों में से। ठीक है ना, तो ये आपको मिलाना है, इसे कहते हैं सुमेलित करना। तो सबसे पहले नंबर पे आता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अब देखिए राष्ट्रीय जो जलमार्ग 1 है वो आपका किससे संबंधित है? इलाहाबाद से, इलाहाबाद हल्दिया विस्तार से। ठीक है, दूसरा आता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अब देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो संबंधित है किससे? सदिया व धुबरी विस्तार से। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है राष्ट्रीय जलमार्ग 3। ये आपका सीधा सा बच गया, जो आपका कौन सा हो गया? कोट्टापुरम कोलमपुरम विस्तार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने दिया हुआ आएगा, सुमेलित आपको करना 100% आपका क्वेश्चन आएगा।
बात करते हैं 15वें नंबर का क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, बड़ी लाइन और मीटर लाइन में अंतर बताइए। देखिए बड़ी लाइन जो है वो रेल की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1.616 मीटर होती है, और जो बड़ी लाइन होती है उसकी कुल लंबाई जो है वो सन 2016 के अंदर वो 6510 समथिंग कुछ 60,510 किलोमीटर थी, ठीक है ना, 60,510 किलोमीटर। तो कुल मिला के ये जैसे कि रेल की पटरी है इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसकी जो बीच की दूरी है ये वाली, ये कितनी है, 1 ठीक है 1.616 1.616 मीटर है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी बताई मैंने 2016 के अनुसार आपकी 60,510 किलोमीटर, ठीक है। मीटर लाइन पे आ जाइए। मीटर लाइन क्या होती है, मीटर लाइन जो है वो दो पटरियों के बीच की दूरी जो है, मतलब इसकी बीच की दूरी कितनी है, इसमें है बीच की दूरी 1 मीटर की, कितनी मीटर की है, 1 मीटर की इसकी बीच की दूरी है, और 2016 के अनुसार इसकी जो लंबाई है वो है 3,880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ख खंड भी कंप्लीट होता है। कुल 15 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपको बताए, 12 क्वेश्चन सॉरी, ठीक है ना। इसमें कितने क्वेश्चन थे अपने, टोटल मिला के अपने 12 क्वेश्चन थे जो 1.5 के थे। 18 नंबर का मैटर इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे आइए, आगे आते हैं अपन, बात करते हैं खंड स की। देखिए इसे बोलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, अथवा में भी क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ आएगा इसके अंदर, और कुल मिला के एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। टोटल मिला के 3 क्वेश्चन 9 नंबर के आपके हो गए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अब देखिए चिकित्सा पर्यटन, बाहर से आने वाला जब कोई रोगी होता है यहाँ पर इंडिया के अंदर, या हम यहाँ से अमेरिका में जाते हैं, तो एक तरीके से चिकित्सा लेने जा रहे हैं और पर्यटन करते हुए जा रहे हैं, तो हो गया क्या, चिकित्सा पर्यटन। अब भारत के अंदर चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, या किया जाना होना चाहिए, ऐसी चीजें क्या होनी चाहिए। पहला देखो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक तो स्वास्थ्य संबंधित जो केंद्र होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्थापित करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो मेडिकल वीजा जो जारी होता है वो शीघ्रता से लोगों को मिल जाए, मतलब आसानी से वो लोग यहाँ पर भारत में आसानी से आ जाए, ये नहीं कि वीजा की लाइन में वो लगे हुए हैं। तीसरी चीज, चिकित्सा सेवा की लागत को अन्य देशों के मुकाबले क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी, मतलब उसके अंदर जो खर्च आता है वो कम से कम करना देना चाहिए, लोगों से कम लेना चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है भारत आने वाले रोगियों के लिए आवास की जो एक तरीके से आवास की जो क्या बोलते हैं उसको, हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है आवास की, उसकी लागत में भी कमी आनी चाहिए। जो 5वें नंबर पे आता है विदेशी सहयोग की जो वृद्धि है, या विदेशी सहयोग की जो बढ़ती आपके क्या बोलते हैं उसको संख्या है, उसे भारतीय मरीजों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। अतः देखिए तीसरे नंबर पे आता है चिकित्सा सेवा की लागत को अन्य देशों के मुकाबले कम किया जाना चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है भारत आने वाले रोगियों के लिए आवास की लागत में कमी लाई जाए। 5वें नंबर पे आता है विदेशी मरीजों की बढ़ती संख्या या भारतीय मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, ऐसे में सरकार को समय रहते इन उद्योगों का विकास करना चाहिए। 6ठे नंबर पे आता है भारत के विकास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन स्थल के साथ में विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या को बढ़ाई जानी चाहिए। 7वें नंबर पे आता है देश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के बारे में एक डाटा जो है बैंक तैयार किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित सूचनाओं का दायरा जो है बढ़ाने के लिए कार्य पद्धति तैयार किया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरह की व्यवस्था जो है आपकी इसके अंदर करनी चाहिए। इसके बाद में आता है फुटकर व्यापार। देखिए फुटकर व्यापार क्या होता है, फुटकर व्यापार जो होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय जो होते हैं, प्रत्यक्ष विक्रय का मतलब जो आपके कह सकते हो आप लोग कि हम कहें कि विक्रय से संबंधित व्यापारिक। देखिए फुटकर व्यापार का विश्लेषण करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आता है अपना, फुटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए। देखिए फुटकर व्यापार क्या होता है,
फुटकर व्यापार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित माना जाता है। व्यापारी जो होते हैं वो क्रियाकलापों को फुटकर व्यापार कहा जाता है। फुटकर व्यापार अधिकांशतः विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों एवं भंडारकों में संपन्न होता है, जिसमें हम देखते हैं फेरी है, रेडी है, ट्रक है, द्वार से द्वार है, डाक आदेश है, दूरभाष है, स्वचालित बिक्री मशीन है, इंटरनेट है, फुटकर बिक्री है। ये सब के सब फुटकर बिक्री के अंतर्गत आते हैं। मतलब एक तरीके से फुटकर व्यापार से ही आप लोग सामान खरीदते हो। जैसे कोलगेट खरीदनी है तो आप जाके मार्केट से कोलगेट खरीद के लाते हो, तो ये फुटकर व्यापार हो गया, ठीक है ना। वो हमें कोलगेट दे रहा है, फुटकर व्यापार हो गया, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है थोक व्यापार भी, इसी से जुड़ा हुआ है। थोक व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार जो होते हैं इससे फुटकर व्यापारी अपना माल खरीदते हैं। जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो थोक व्यापार के पैसे पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फुटकर व्यापार से संबंधित हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन। 17वें नंबर का क्वेश्चन आता है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। देख, कच्चे माल पर आधारित जैसे कि कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग और पशु पर आधारित उद्योग। टोटल मिला के 5 टॉपिक जो है वो आपके कच्चे माल पर आधारित होता है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कृषि पर है। अब कृषि पर जैसे कि आप जूट है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, चीनी है, ठीक है ना, सूती कपड़ा है, ये सब कहाँ से मिलता है? कृषि से मिलता है। तो कृषि क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। खनिज की बात करते हैं, तांबा है, एल्युमिनियम है, रत्न है, ठीक है, आभूषण है, लोहा है, ये जितनी भी चीजें होती है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमें प्राप्त होती है खनिजों से। जो जमीन से खनिज निकलता है उन खनिजों के द्वारा। सीमेंट है, चीनी मिट्टी के बर्तन है, ये जितनी भी चीजें होती है हमें खनिजों से प्राप्त होता है। रसायन आधारित उद्योग क्या होते हैं? जैसे कि आप पेट्रो रसायन उद्योग, जैसे कि नमक उद्योग है, गंधक उद्योग है, पोटास उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, कृत्रिम रेसे हैं। तो ये क्या है? रसायन आधारित उद्योग है। मतलब कच्चा माल कहाँ से? रसायन से मिलता है। और वन पर आधारित उद्योग जैसे कि फर्नीचर उद्योग है, कागज उद्योग है, लाख उद्योग है, ये कहाँ से मिलता है? वनों से मिलता है। ये सब के सब संसाधन उद्योग है वो इन्हीं पर आधारित होते हैं। जैसे कि हम पशुओं की बात करते हैं तो चमड़ा है, डेयरी है, उद्योग है, ठीक है, ये कहाँ से? पशुओं पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो गए इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या? आकार के आधार पर, ठीक है। आकार के आधार पर देख लीजिए। आकार मतलब जैसे कि कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं ये आकार के आधार पर होते हैं। कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ा होगा। कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई होती है। और कुटीर उद्योग के अंदर क्या होता है कि जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं वो घर के होते हैं, उसमें कोई मशीनों का उपयोग नहीं होता। उसके अंदर आय जो होती है, मतलब एक तरीके से आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहीं से खनिज उपलब्ध करा लिए जाते हैं, ठीक है ना। पूंजी भी कम लगानी पड़ती है, न के बराबर पूंजी लगती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो दर्जी होता है या जुलाहा होता है जो कपड़े बनाता है, चमड़े से निर्मित वस्तुएं होती है, कुम्हार अपनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इसमें क्या होता है? ये कुटीर उद्योग होते हैं, घर परिवार के लोग ही लगे रहते हैं इसमें। छोटे पैमाने के उद्योग क्या होते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग सेकंड नंबर पे आता है छोटे पैमाना। छोटा पैमाने के अंदर अर्धकुशल श्रमिक काम करते हैं, थोड़ा पैसा लगता है, मशीन का उपयोग होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा होता है। वृहद उद्योग क्या होते हैं? ये सबसे बड़ा होता है। वृहद उद्योग में क्या होता है कि इसमें पूंजी भी अधिक लगती है। इसके अंदर पर्याप्त पूंजी के अलावा जो क्या बोलते हैं उसको, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, तकनीकी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो बड़े स्तर पर जो होता है वो बड़े पैमाने का उद्योग हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 18वें नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आता है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषता बताइए। जल नीति क्या है? मतलब जल को सुरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नीतियां बनाई गई, जैसे कि सिंचाई है, ठीक है, बिजली, पारिस्थितिकीय कृषि उद्योग, गैर कृषि उद्योग, ठीक है ना। ऐसे उपयोगों के लिए मतलब जल का वितरण जो पहली जो प्राथमिकता सरकार के द्वारा दी गई है तो वो कहाँ पे दी गई है? सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, कृषि के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सतही जल होता है, जब भौम जल होता है, वो दोनों की जो गुणवत्ता होती है उसकी नियमित जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये भी देखना चाहिए कि इस नीति के अनुसार क्या बताया गया, इस नीति के अंतर्गत ये बताया गया कि कितना जल जमीन में है उसका भी निरंतर जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर जल स्तर घट रहा है तो वहां पर आपको उसके जल स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए।
इसके अलावा और इस नीति के अंदर विशेषता ये थी कि जो जल का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, इसकी कीमती राष्ट्रीय संपत्ति है, ये बहुत कीमती राष्ट्रीय संपत्ति है, और जल संसाधनों का जो नियोजन है वो विकास प्रबंधन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संचालित किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार की जो विशेषता है वो हमारे आपकी 2002 की राष्ट्रीय जल नीति की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं खंड द की। देखिए खंड द क्या कहता है। खंड जो द कहता है वो निबंधात्मक प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। टोटल आपका ये द खंड होगा 8 नंबर का होगा। मतलब इसमें 2 प्रश्न होंगे, इसमें भी अथवा के अंदर क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्या कहता है, बात करते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या बताया, 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का ये मैटर होगा। मतलब एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर का ये मैटर होगा। ठीक है, देखिए खंड द की, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। देखिए जनसंख्या वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है, फैलाव। अब फैलाव जनसंख्या का कैसे होता है, जैसे कि खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर खनिजों का खनन हो रहा है बहुत अधिक मात्रा में, तो वहाँ पर रोजगार मिलेंगे। रोजगार मिलेंगे तो लोगों को वो क्षेत्र आकर्षित करेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अफ्रीका का कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा। सेकंड नंबर पे आता है नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ होता है नगरों में विकास, जैसे कि रोजगार की सुविधा है, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं है, परिवहन है, संचार के बेहतर संसाधन है। अब ये सारी सुविधाएं किसी नगर में मिलती है तो नगरीकरण कहलाता है, और लोगों को ये सुविधाएं बहुत अच्छी लगती है तो व्यक्ति उधर की ओर आकर्षित होगा। तीसरे नंबर पे आता है जैसे कि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का तात्पर्य क्या होता है, औद्योगिकरण मतलब उद्योग, रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर, जैसे कि रोजगार के अवसर बनते हैं तो वहाँ पे नगरों का विकास होता है। नगरों का विकास होता है तो वहाँ पर परिवहन, संचार, दुकानदार, बैंक कर्मी, चिकित्सा, अस्पताल, अध्यापक, ऐसी कई प्रकार की सेवाएं लोगों को मिलती है, तो मतलब वो भी व्यक्तियों को रोजगार देने में सहायक होता है। तो इस तरीके से हमारे जनसंख्या वितरण को ये 3 कारक प्रभावित करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, इसी के अंदर एक अथवा क्वेश्चन है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। देखिए लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात होता है जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब इस एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष, अब इन दोनों के बीच में संख्या का जो अंतर होता है, जैसे कि 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं, तो 1000 पुरुष और 930 स्त्रियां, ठीक है ना। तो ये अंतर को स्पष्ट कौन करेगा, ये लिंग अनुपात। ठीक है, और एशियाई देशों में कम लिंग अनुपात के कारण का उल्लेख कीजिए। मतलब एशियाई देशों के अंदर जो लिंग अनुपात है, मतलब स्त्रियों की संख्या घटने का कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, पहली चीज तो दहेज प्रथा, ठीक है, भ्रूण हत्या, भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना, घरेलू जो हिंसा होती है, जला दिया जाता है इस कारण से, या अशिक्षित स्थिति, सामाजिक स्तर जो निम्न होना, ये कई कारण हो सकते हैं। लिंग अनुपात जो कि एशियाई देशों में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 20वें नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो आता है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको जो डिवाइडेशन बताना है आपको, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कैसे, जैसे कि टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को पढ़ा होगा आप लोगों ने, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको। तीसरे नंबर विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील वर्कर्स, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने। इसके अलावा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, इसके अलावा अन्य इस्पात संयंत्र जिसमें विजांग इस्पात संयंत्र है, विजयनगर इस्पात संयंत्र है, सेलम इस्पात संयंत्र है। तो इसका वर्णन जो है वो आपको लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत करना है। ठीक है, इसके बाद में आता है अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, नई औद्योगिक नीति 1991 में भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसकी चर्चा आपको करनी है इसके अंदर। देखिए औद्योगिक नीति का तात्पर्य क्या होता है, औद्योगिक नीति होती क्या है, मतलब एक ऐसी नीति जिससे हम उद्योगों के अंदर जो भी कमियां होती है उसको दूर करने के लिए बनाई जाती है। ऐसी ही नीति 1991 में तैयार की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था एक तो वर्तमान तक प्राप्त जो लाभ हुआ उसमें वृद्धि करना, आगे भी वृद्धि होती रहेगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति लाना,
किसी भी प्रकार की कुछ कमियां होती है उसको दूर करना, इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि करना, लाभकारी रोजगार के अंदर स्वयंपोषी वृद्धि बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको कायम रखना। ठीक है, अब इसके अंदर जो कुछ उपाय भी किए गए, जैसे कि हमारे देश के अंदर उद्योगों का विकास कैसे हो सके, तो उसके लिए क्या किया गया सरकार के द्वारा, औद्योगिक क्षेत्र में जो लाइसेंस व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। विदेशी जो तकनीकी का निःशुल्क जो प्रवेश है उसे प्रारंभ किया गया। विदेशी निवेश, तकनीकी पूंजी बाजार में अभिगम्यता, खुला व्यापार जैसी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई। ठीक है, अब इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे प्रभाव ये पड़ा कि हमारे देश के अंदर उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ। हमारे देश के अंदर सुरक्षा, सामरिक व पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर जितने भी उद्योग थे उसके लाइसेंस व्यवस्था से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने क्या किया? भारत सरकार द्वारा जो सार्वजनिक उद्योग के जो शेयर होते हैं वो सामान्य जनता, कामगार या वित्त संस्थाएं जो होती है उसको क्या कर दिया? आवंटित कर दिया। किसी भी उद्योग में पूंजी निवेश की जो सीमा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लाइसेंस की पूर्व अनुमति दे दी गई। ठीक है ना, ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो है औद्योगिक, जो नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्वेश्चन आता है, देखिए आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखिए, ये अपना जो है आपका जो इसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन होगा अपना मानचित्र से संबंधित है। ठीक है, मानचित्र के अंदर देखो 2 मानचित्र आपके सामने आएंगे। ठीक है, एक तो मानचित्र होगा अपना विश्व का। ठीक है, ये देखिए विश्व के रेखा मानचित्र, जिसके अंदर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको आपको भारत के मानचित्र में क्या करना, सॉरी संसार के मानचित्र में क्या करना है? दर्शाना है। मैं दर्शा देता हूँ आपके सामने। देखिए अगला पैराग्राफ जो ये देखिए मैंने दर्शाया इसके अंदर। ये तो देखिए पाकिस्तान। ठीक है, ये आपका जो छोटा दिख रहा है ये श्रीलंका। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है ना, और इसके अलावा आपका ये नीचे की साइड जो दिया हुआ है ये इंडोनेशिया है। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। ठीक है ना, इस तरीके से ये संसार के मानचित्र के अंदर आपको इन चारों बिंदुओं को दर्शा दिया। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है ना, यही नहीं कुछ भी आ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण अमेरिका कहाँ है? ठीक है ना, तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है? ठीक है ना, तो आपको बता देना है जैसे कि ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण दिशा में, ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ग्रीनलैंड। ठीक है, आपका ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपका चाइना वाला पार्ट है। ठीक है, ये रूस है। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका संसार का मानचित्र आएगा, जो कि कितने नंबर का होगा? ये नंबर होंगे 2 का, मतलब एक जो होगा वो आपके आधे नंबर का होगा। ठीक है, तो आधा मतलब हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस और हाफ, टोटल हो गया 2 नंबर का मैटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इसी तरीके से भारत का मानचित्र आएगा। भारत के मानचित्र में भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, देखिए हम बढ़ते हैं। भीलवाड़ा, वडोदरा, कोयम्बटूर, वाराणसी कहाँ पर है भारत के मानचित्र में? देख लीजिए अपना। ये देखिए भीलवाड़ा जो आपको पता है राजस्थान में है। वडोदरा जो है वो कहाँ पड़ता है अपना? वडोदरा पड़ता है गुजरात के अंदर। ठीक है, वाराणसी जो आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और कोयम्बटूर जो कि आपके तमिलनाडु में है। इस तरीके से कोई सा भी ऑप्शन आपको इसमें डाल सकता है। ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मानचित्र आएगा। आगे बात समझ में, तो ये आपके जो मैंने आपको बताया ये प्रश्न पत्र जो है वो इस तरीके से आपका तैयार करना होगा आपको। और ये आपका बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र 2022 इस तरीके से प्रश्न पत्र आपके सामने आ सकता है। टोटल जो पूर्णांक अपना हो गया कितने नंबर का? 56 नंबर का पूर्णांक हो गया। इसको इस तरीके से आपको तैयार करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है ना, ये मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। हाँ बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। 3 मार्च की अगर एग्ज़ाम होती है या आगे की सकती है तो उसके लिए भी आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।